हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश की भौगोलिक विभाजन की जो स्थिति चल रही थी, उसमें हमने मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मालवा के पठार के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज मैं आपको बताऊंगी रीवा पन्ना के पठार के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रीवा पन्ना का पठार, सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में रीवा पन्ना के पठार का क्षेत्रफल कितना है। रीवा पन्ना के पठार की यदि स्थिति की बात करें, इसकी स्थिति है 23 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक। वैसे स्थिति व्यापम के एग्जाम और जो अन्य जो वनडे एग्जाम होती है उसमें नहीं पूछी जाती है। जो स्थिति है आपकी बड़ी एग्जामों में, मेंस एग्जामों में जो भूगोल के जो पोर्शन होता है उसमें पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको स्थिति की जानकारी यहाँ पर देना आवश्यक समझी। यदि इसके अन्य नाम की बात करें तो इसके अन्य नाम है विंध्यन कगारी क्षेत्र। विंध्यन कगारी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो विंध्याचल देवी है उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया विंध्या। और जो व्हाइट टाइगर सफारी था वो सबसे पहले इसी क्षेत्र में रखा गया था और उसका नाम भी क्या रखा गया था, विंध्या। इसलिए इसका अन्य नाम क्या है, विंध्यन कगारी क्षेत्र। यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये कर्क रेखा आपको पता होगा कि मालवा के पठार के बीच में से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है और वह जिले कौन कौन से हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएंगे। तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा यहाँ पर स्थित है, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में रीवा पन्ना का पठार स्थित है, या यूं कहें कि रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में कर्क रेखा स्थित है। जलवायु की बात करें तो इसकी जलवायु का जो ताप है वो 40 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, बराबरी होती है। मिट्टी की अगर बात करें तो इसकी मिट्टी पाई जाती है लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र लग जाता है उसके कारण यहाँ पर काली मिट्टी भी पाई जाती है। यदि इसकी चट्टान की बात करें तो यहाँ पर कुंडप्पा एवं विंध्यन क्षेत्र समूह की चट्टानें पाई जाती है। कुंडप्पा क्यों रखा गया इस क्षेत्र का नाम, कुंडप्पा क्रम की चट्टानें क्यों रखा गया, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर एक कुंडप्पा नामक जिला है और उस जिले में सर्वाधिक हीरा उत्पादन होता है। जो कुंडप्पा नामक जिला है आंध्र प्रदेश में, उस जिले की जो खदान है उससे में सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादन होता है और उसी प्रकार की चट्टानें रीवा पन्ना के पठार में भी स्थित है। इसलिए इन चट्टानों का भी नाम क्या रख दिया गया, कुंडप्पा क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्षेत्र यदि आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा चूना पत्थर प्राप्त होता है, चूने की चट्टानें पाई जाती है, इसलिए इसको विंध्याचल जो श्रेणी है उसमें आप देखेंगे तो विंध्यन क्षेत्र, इसलिए इसका नाम रखा गया। तो चूना पत्थर यहाँ से प्राप्त होता है। नदियों की बात करें तो यहाँ पर नदियाँ हैं केन, टोंस, सोनार और भी छोटी छोटी नदियाँ यहाँ से निकलती है। जिले की बात करें तो रीवा, सतना, पन्ना, दमोह ये रीवा पन्ना के पठार में आते हैं। रीवा और सतना रीवा संभाग में आते हैं, इसमें 4 जिले हैं, और पन्ना और दमोह सागर संभाग में आते हैं, इसमें कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। तो ये हो गई आपकी रीवा पन्ना के पठार की संपूर्ण जानकारी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि रीवा पन्ना के पठार का संपूर्ण मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल कितना है। 10.37%। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आज से आप अब अपन 10 पॉइंट में आपको बताऊंगी, तो चलिए आप नोट कर लीजिए वो 10 पॉइंट। मालवा के पठार को गेहूं का भंडार तथा मध्य भारत के पठार को सरसों का भंडार कहा जाता है। यानी कि ये जो मालवा का पठार है इसे क्या कहा जाता है, गेहूं का भंडार, और मध्य भारत का पठार ये जो क्षेत्र है ये वाला, इसे सरसों का भंडार कहा जाता है। तो आप नोट कर सकते हैं, मालवा के पठार को गेहूं का भंडार कहा जाता है और मध्य भारत के पठार को सरसों का भंडार कहा जाता है। अगला लिखिए, मध्य प्रदेश में पन्ना को आंवला जिला, पन्ना जो रीवा पन्ना
का पठार है, इसमें जो पन्ना है इसे आंवला जिला, जबलपुर को आम जिला और बैतूल को सतना जिला घोषित किया गया है। पन्ना को आंवला जिला, पन्ना को आंवला जिला, जबलपुर को आम जिला और बैतूल को संतरा जिला घोषित किया गया है। पन्ना को आंवला जिला, जबलपुर को आम जिला और बैतूल को संतरा जिला घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का अफीम उत्पादन जिला मंदसौर है। मंदसौर आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर मंदसौर नजर आएगा। मंदसौर यहाँ पर है और नीमच यहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश का अफीम उत्पादन जिला कौन सा है? मंदसौर है। और गांजा उत्पादन जिला कौन सा है? खंडवा है। गांजा उत्पादक जिला खंडवा। और जो गांजा उत्पादन जिला है जो खंडवा है वो खंडवा है। खंडवा आप यहाँ पर देखिए इस वाले दक्षिण वाले पोर्शन में। वो बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश की जो दक्षिण में बुरहानपुर है उसे गजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो आप नोट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का अफीम उत्पादक जिला मंदसौर तथा नीमच है। गांजा उत्पादक जिला खंडवा है और गजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है बुरहानपुर को। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गजेड़ियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? बुरहानपुर को। अगला लिखिए, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन रीवा जिले में होता है। अगला लिखिए, सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला कौन सा है? इंदौर। सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला इंदौर है। और जो लोकेशन के हिसाब से देखे जाए कि भारत में प्रथम कौन है, तो भारत में प्रथम कौन है आलू उत्पादन में? उत्तर प्रदेश। तो लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला इंदौर है और देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगला लिखिए, सर्वाधिक प्याज उत्पादक जिला खंडवा। प्याज उत्पादक जिला कौन सा है? खंडवा। सर्वाधिक प्याज उत्पादक जिला खंडवा और देश में प्रथम स्थान पर है प्याज में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन होता है। जो नासिक के प्याज यदि आपने सुने होंगे, तो देश में प्रथम स्थान है प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र का। और मध्य प्रदेश में प्याज उत्पादक जिला कौन सा है? खंडवा। अगला लिखिए, मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आप सभी लोगों को पता होगा, रतलाम में। मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में स्थित है। अगला लिखिए, कपास अनुसंधान केंद्र कौन सा है? खरगोन। अगला लिखिए, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बड़वानी। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है? उज्जैन में। अगला लिखिए, मध्य प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद संयंत्र कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और अगला लिखिए, प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। अगला लिखिए, कीटनाशक बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? बीना में स्थित है। अगला लिखिए, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
अभियांत्रिकी, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। अगला लिखिए, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। अगला लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मक्का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? खमरिया में अभी ये बना नहीं है, अभी ये प्रस्तावित है, ठीक है। अगला लिखिए, उद्यानिकी महाविद्यालय, उद्यानिकी मतलब हार्टिकल्चर उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मंदसौर में। अगला लिखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2 जुलाई 2011 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2 जुलाई 2011 को राज्य जैविक कृषि नीति 2011 को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2 जुलाई 2011 को राज्य जैविक कृषि नीति 2011 को मंजूरी दी गई। अगला लिखिए, भावांतर योजना खरीफ 2017 से प्रारंभ की गई। भावांतर जो योजना जो चलाई गई थी वो कब से शुरू की गई थी? 2017 से। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भावांतर योजना कब से स्टार्ट की गई, तो कब से स्टार्ट की गई थी? 2017 से। भावांतर योजना खरीफ की फसल के लिए 2017 से प्रारंभ की गई थी। शुभारंभ कहाँ से किया गया था? मतलब इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया था? सागर के खुरई से इसका शुभारंभ किया गया था, भावांतर योजना का। सागर के खुरई से इसका प्रारंभ किया गया था, भावांतर योजना का। लास्ट लिखिए, मध्य प्रदेश में कृषि विभाग का नाम बदलकर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में जो कृषि विभाग है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कृषि विकास विभाग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कृषि विकास विभाग कर दिया गया है। तो ये हो गए आपके आज के 10 पॉइंट कंप्लीट, 10 से ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नर्मदा सोन घाटी के बारे में। तो हमारा जो मध्य उच्च प्रदेश के जो 5 पठार थे, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी, ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे सतपुड़ा मेकार श्रेणी और उसके बाद देखेंगे बघेलखंड का पठार। तो जो पठार है उसका आपको संपूर्ण अध्ययन हो जाएगा। उसके बाद हम अन्य जो चीज़ें हैं मध्य प्रदेश की, जो भौगोलिक स्थिति है और भी बहुत सारी चीज़ें, जलवायु है, बहुत सारी चीज़ें, वो हम देखेंगे। तो आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।